बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। बेटा, इससे पहले आप लोगों ने जितनी भी अकाउंटिंग वगैरह की थी वो हमेशा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट की थी। ये हमारे पास एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और उसकी हम लोग अकाउंटिंग करने के लिए जा रहे हैं। जैसे हमारे पास किसी किस्म की कोई चैरिटी वगैरह मौजूद हो, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसी तरह से ईदी फाउंडेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ये मौजूद होती है। तो उनकी भी तो अकाउंटिंग होनी होती है। एक्सपेंसेस तो वो लोग भी कर रहे होते हैं और उनकी जो इनकम होती रहती है ना, वो अब गुड्स तो सेल कर नहीं रहे और जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विसेज के अगेंस्ट भी उन्हें इनकम नहीं रिसीव हो रही। तो उनकी जो इनकम होती रहती है वो बेसिकली जो डोनेशंस उनको रिसीव होती है ना, वो होती रहती है। क्लियर? तो उस डोनेशंस वगैरह को हम लोगों ने अपने पास रिकॉर्ड करना होता है। उस डोनेशंस की काफी सारी हमारे पास टाइप्स हो सकती हैं, फंड्स वगैरह हमारे पास हो सकते हैं, हमारे पास सब्सक्रिप्शन इनकम हो सकती है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे। अब हम लोगों ने जो अकाउंटिंग इससे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते थे, उसके लिए हम जो स्टेटमेंट्स बनाया करते थे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस वगैरह, तो यहाँ पर भी बेसिकली आप लोगों ने वो स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन उसे हम लोग कहते थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यहां पर आप देखें, क्या किसी किस्म की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रॉफिट अर्न करेगी, लॉस अर्न करेगी? तो भाई लॉस उसे हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है उसकी एक्टिविटीज से, लेकिन हम उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस नहीं बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं बनाएंगे। अच्छा, बनती बिल्कुल वैसी ही है जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती थी, लेकिन टर्मिनोलॉजीज चेंज हैं, उनके नेम डिफरेंट हो जाते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम उनके लिए कौन कौन से नेम यूज करेंगे। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एनपीओ होता क्या है। खुद एनपीओ क्या है, एनपीओ में कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं। तो थ्योरेटिकली ये सारा पैसेज सिर्फ आप लोगों ने पढ़ना है, तो आप लोगों को मोस्टली पता चल जाएगा कि इसमें एनपीओ में क्या कुछ शामिल है। जैसा कि अगर आप देखें तो not for profit organization NPOs or organization normally without transferable ownership interest, organized and operated exclusively for social, educational, professional, religious, health, charitable or any other not for profit purposes। तो इन तमाम एक्टिविटीज के अंदर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम एनपीओ कहते रहते हैं। एन एनपीओज मेंबर, अब उस एनपीओ के उस ऑर्गेनाइजेशन के भी तो कोई ना कोई मेंबर्स वगैरह मौजूद होंगे। कंट्रीब्यूटर्स मेंबर्स हो सकते हैं, कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, एंड अदर रिसोर्सेज प्रोवाइडर्स डू नॉट इन सच कैपेसिटी receives any financial return or dividend directly from the एनपीओ। अगर किसी किस्म की कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके मेंबर तो मतलब उसके कंट्रीब्यूटर शेयर होल्डर्स वो डिविडेंड की फॉर्म के अंदर अपने रिटर्न वापस लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी एनपीओ के मेंबर्स हैं, आप जितनी डोनेशंस वगैरह देते रहते हैं, जितना उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी एक्टिविटीज में, आपको आपकी कंट्रीब्यूशंस के अगेंस्ट किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल रिटर्न डिविडेंड की फॉर्म में रिसीव नहीं होता। ये बात क्लियर होगी आपको? अच्छा, अब देखें, ये बिल्कुल ऐसा ही है बेटा कि उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी फंड्स की तो जरूरत पड़ती है। जैसा कि सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास आई कैप एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अब देखें, आप लोगों से पैसे लेते हैं, आप उनके मेंबर मतलब अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी वो पैसे लेते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन के तौर पर। आप लोग भी पे करते हैं एज अ स्टूडेंट। क्यों? उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। तो क्या आपको आई कैप किसी किस्म को कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट देता है? आप स्टूडेंट्स को नहीं देता तो अपने मेंबर्स को भी नहीं देता किसी किस्म डिविडेंड की फॉर्म में। भाई हमारे पास इतना सारा प्रॉफिट इकट्ठा हो गया है तो ये लो डिविडेंड, ऐसा कुछ नहीं होता रहता। तो आई कैप भी आपके लिए एक एनपीओ ही है। अब उसमें किस तरह से फंड रेजिंग होती है
जो आप लोग एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, आप लोगों की एग्जाम्स फी वगैरह जो जाती रहती है, तो उसकी फंड रेजिंग वहां से हो रही होती है। ऑलराइट, अच्छा अब यहाँ पे देखो एनपीओ में भी अब इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है। देखिए, कंपनीज फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट, ट्रस्ट फॉर्म्ड अंडर ट्रस्ट एक्ट 1882, societies formed under the Societies Registration Act 1860, or any other recognizable form of organization giving value to the group of people they admire to। तो अब आप लोगों ने एनपीओ को याद रखना है, तो आप आगे सेक्शंस और एक्ट वगैरह ये कुछ ना याद रखें। तो आपने कहना है एनपीओस में बी कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटीज और any other recognizable form of organization giving value to the group of people they admire to। अब इस लास्ट लाइन का क्या मतलब है? देखिए भाई, लास्ट लाइन का मतलब ये है कि भाई आपने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और आपने उसके पर्पस को डिफाइन कर दिया कि हम लोग फ्लड अफेक्टेड एरियाज के लोगों को फूड प्रोवाइड करेंगे। तो अब आप देखें कि आपका जो इंटरेस्ट है ना, वो एक स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक लोगों के ऊपर चला गया है। मतलब आप पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट नहीं देने जा रहे। जबकि अगर ईदी फाउंडेशन को देखो, पब्लिक एट लार्ज, जहां पर उन्होंने जरूरतमंद देखा है ना, उन्होंने नहीं देखा अमीर है गरीब है, शहरों में है देहातों में है, कहां पर है, वो हेल्प के लिए पहुंचे हैं। ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ लास्ट टाइम में कहता है कि भाई अगर आपकी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी खास एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है और खास लोगों को जाके एडमायर करती है, तो वो भी आपके पास आ जाती है एनपीओ का पार्ट। ऑलराइट, ऑलराइट। इसी तरह से बाकी कोई ना कोई आप सोसाइटी बना लेते हैं। सोसाइटी से मुराद भी इसी तरह हाउसिंग सोसाइटी जैसी है, वहां के लोग एक छोटी सी सोसाइटी बना लेते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें कोई वहां की मस्जिद के लिए, वहां के पार्क्स के लिए, वहां के लोगों को सहूलियात देने के लिए एक टीम बनाते रहते हैं। फिर वो पैसा इकट्ठा करते हैं हर घर से कि भाई हर घर वाले मंथली बेसिस पे हमें 5-5 हज़ार रुपये दिया करेंगे, और इस 5,000 रुपये से हम यहाँ से इसकी मस्जिद को मेंटेन रखेंगे, यहाँ के पार्क्स को मेंटेन रखेंगे। कोई भी इस किस्म का बेनिफिट हो सकता है। मतलब उसका जो पर्पस होता रहता है वो कभी भी प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता रहता, वो एक किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को। तो इस किस्म की कोई सोसाइटी बना सकते हैं। फिर आपके पास एक ट्रस्ट हो सकता है। ट्रस्ट से मुराद होता है कि किसी की कोई प्रॉपर्टी वगैरह है और वो प्रॉपर्टी उसने सोशल वेलफेयर के लिए अनाउंस कर दिया है कि ये जो मेरा घर वगैरह है या मेरे पैसे वगैरह हैं जो कुछ है, ये इससे एक ट्रस्ट बनाए और इससे लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करे। तो इस किस्म की बहुत सी हमारे पास एनपीओज हो सकती हैं डिफरेंट टाइप्स की। ऑलराइट, जैसी थ्योरी बेस्ड जस्ट एक रीडिंग, और वो रीडिंग आज हो रही है, दोबारा इसकी जरूरत नहीं पेश आने वाली। उसके बाद देखें, कहता है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स ओरिएंटेड एंटिटी इज टू मेक, ये बात क्लियर, एंड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। मतलब वो जो ईपीएस पढ़ा आप लोगों ने, अर्निंग पर शेयर, तो भाई वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ होता है ना बेसिकली। इक्विटी जितनी ज्यादा होगी उसकी वेल्थ उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। while main objective of NPO is to provide its services effectively by achieving value for money। तो इसका मतलब प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जो अमाउंट्स वगैरह उनको रिसीव होती रहती है उस अमाउंट को बेस्ट वे में यूटिलाइज करके लोगों को सहूलियात मुयसर करना होता है उसे। एनपीओ अप्लाइज और इंटेंस टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स कॉमनली रेफर टू एज, अब इसने यहां पर ये टर्म यूज कर लिया है कि अगर एनपीओ को किसी किस्म का कोई प्रॉफिट होता है तो आपने उसको प्रॉफिट नहीं कहना, क्योंकि उसका पर्पस तो प्रॉफिट है ही नहीं। आपने उसको कहना होता है सरप्लस, और सरप्लस से मुराद होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स। सरप्लस से क्या मुराद है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, कि मेरे पास मेरे एक्सपेंसेस से ज्यादा मुझे इनकम जनरेट हो गई,
तो जितनी ज्यादा इनकम जनरेट हुई है वो मेरे पास मेरा प्रॉफिट नहीं है। अगर यही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती वो इसको प्रॉफिट कह देती। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई मेरा तो ये काम ही नहीं है प्रॉफिट अर्न करना, तो उसने इसको क्या नाम दे देना है, सरप्लस। ऑलराइट, surplus if any or other income in promoting its objectives and prohibits the distribution of surplus to its members, sponsors or promoter। और अगर उसके पास कोई सरप्लस फंड आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने मेंबर्स, अपने कंट्रीब्यूटर्स, अपने स्पॉन्सर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते फिरे, बिल्कुल भी नहीं। ऑलराइट, एनपीओ का ये काम नहीं होता रहता कि वो अपने मेंबर्स को, स्पॉन्सर्स को, कंट्रीब्यूटर्स में सरप्लस की डिस्ट्रीब्यूशन करे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स वगैरह, इसने नहीं करना होता। अगर कोई सरप्लस फंड आ गया है तो उसने उस फंड को किसी और एक्टिविटी में जाके यूज कर देना है। नेक्स्ट देखें, एनपीओ हैव इनकम व्हिच दे रेज एंड कॉस्ट व्हिच दे मस्ट पेड जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, इसने भी वैसी इनकम भी रेज करनी है और उस इनकम में से इसने कॉस्ट भी पे करनी है। और अगर कहते हैं एंड ऑल्दो प्रॉफिट इज नॉट देयर ऑब्जेक्टिव बट दे हैव टू अकाउंट फॉर देयर इनकम एंड कॉस्ट, कहते हैं प्रॉफिट अर्न करना तो इसका काम नहीं होता। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि फिर वो अपनी इनकम को, अपनी कॉस्ट को अकाउंट फॉर ना करे, मतलब उनकी रिकॉर्डिंग ना करे। नहीं, वो अपनी इनकम की भी रिकॉर्डिंग करेगी, अपनी कॉस्ट की भी रिकॉर्डिंग करेगी, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनेगी साथ साथ। कहते हैं एनपीओ आर अकाउंटेबल टू देयर effectiveness, economy, efficiency in the utilizing the funds। ये इन चीजों को अकाउंट फॉर करती है कि आपने हमें जो फंड्स वगैरह दिए, हमने उनको कहां कहां यूटिलाइज किया है। एक छोटी सी मस्जिद की कमेटी को देख लेना, जुम्मे वाले दिन चंदा इकट्ठा होता है, वो चंदा इकट्ठा करके हर जुम्मे बाद में इनका हिसाब होता रहता है कि भाई इतना इतना चंदा इकट्ठा हुआ, इस साल में इतना चंदा इकट्ठा हो गया, आपने कितने एक्सपेंस इसमें से किए हैं, कितने पैसे बाकी बचे हुए हैं। सुबह अगली मरतबा बिजली का बिल आ जाता है 50,000 रुपए, कमेटी वाले खड़े हो जाते हैं, हाँ जी बिजली का बिल 50,000 रुपए आ गया, वो जो आपने ठंडी ठंडी हवाओं में नमाजें पढ़ी थी, चलो फिर निकालो। तो कमेटी के लोग पहले पूछते हैं कि जनाब पहले वाले चंदे का क्या किया आप लोगों ने, वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया आप लोगों ने। फिर वो कहते हैं कि भाई हमारे पास 50,000 का बिल है, हमारे पास तो जी 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, 40,000 रुपए वो फिर कंट्रीब्यूट करते हैं सारे मिलके ताकि बिल पे किया जा सके। अब इसको लिए देखें, क्या उनको कोई फाइनेंशियल रिटर्न हो रहा होता है? सिर्फ क्या होता है, उनके इलाके की मस्जिद को अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। ऑलराइट, अच्छा देखें, रेवेन्यू ऑफ एनपीओज नॉर्मली अराइज फ्रॉम, अच्छा अब आपको वो बता रहे हैं पहली बात कि भाई रेवेन्यू आपको कहां से मिलेगा। तो ना तो सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड की जा रही हैं जिसके अगेंस्ट इनकम आए, और ना ही गुड्स सेल की जा रही हैं, इसका काम है। तो ये तो सोशल वेलफेयर पे है, तो इसका रेवेन्यू कहां से आता रहता है? तो इसके रेवेन्यू के लिए आपने डोनेशंस, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड अमाउंट कलेक्टेड थ्रू contributions, membership fee, फंड रेजिंग, द सेल ऑफ गुड्स, अगर कोई एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म करवा ली जाती है, ये हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्मली इसका ये काम नहीं है, लेकिन साइड बिजनेस हो सकता है। सेल ऑफ गुड्स, द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और द यूज बाय अदर्स ऑफ एनपीओ रिसोर्सेज yielding rent, interest, royalties और dividends। ऑल राइट, कि अगर एनपीओ के अपने कोई रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज को कोई और यूज कर लेता है तो उसके यूजेज के लिए वो दूसरों से रेंट ले सकता है, रॉयल्टी ले सकता है। अगर सरप्लस फंड काफी सारा रखा हुआ है, किसी गरीब की मदद कर दी, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी अगर लेना चाहें ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो फंड कहाँ पे यूज हो रहा है। इसी तरह से कहीं और इन्वेस्ट करके अपने सरप्लस फंड को वहां से डिविडेंड भी रिसीव किया जा सकता है, तो वो भी उसके रेवेन्यू का पार्ट बन जाएगा। तो जब भी आप अकाउंटिंग करने लगे तो आपने सबसे पहला फोकस एनपीओ के रेवेन्यू के ऊपर रखना है। तो रेवेन्यू के लिए आप लोगों ने
डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट, बाकी मेंबरशिप फी वगैरह आपके पास है, फंड रेजिंग अगर आप किसी किस्म की करवाते हैं, सेल ऑफ गुड्स है कि जैसे कोई कैफे वगैरह बना दिया है, सेल ऑफ गुड्स होंगी वहां पर, तो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। तो वो एक छोटा सा हॉस्पिटल बना दिया आप लोगों ने, वहां पे सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आपके रिसोर्सेज कोई और यूज करता है तो उन रिसोर्सेज के यूजेज के ऊपर अगर आप कोई इंटरेस्ट लेते हैं, रेंट लेते हैं, यूटिलिटीज देते हैं, या आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करके अपने सरप्लस फंड को डिविडेंड ले रहे होते हैं, तो ये तमाम फॉर्म्स एनपीओ के रेवेन्यूज हैं। ऑलराइट, क्लियर है ये बात? फिर कहते हैं सम अकाउंटिंग रूल्स आर रिलेटेड टू एनपीओ। अब वैसे तो आप लोगों ने अकाउंटिंग रूल्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, लेकिन एनपीओ के लिए अकाउंटिंग रूल्स अलग से हैं। तो वो कहते हैं आपसे एज टू प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज, फॉर एग्जांपल requirements relating to inventory, non-current assets, recognition of revenue. However, some areas might be completely, for example, अब यहाँ पर एनपीओ के लिए कभी भी अर्निंग पर शेयर नहीं फाइंड कर सकते। ओके, तो अर्निंग पर शेयर से क्या मुराद होता है? डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, तो शेयर होल्डर हैं ही नहीं इसमें, तो ईपीएस क्यों फाइंड करें? लेकिन वो कहता है कि बाकी अगर आपके एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज वगैरह की रिकॉग्निशन बिल्कुल वैसी है जैसे आप लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए की, यहाँ पर सारे वही अकाउंटिंग के रूल्स आपने अप्लाई करते हैं। एनी क्वेश्चन? क्लियर? अब आ जाती हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। अब ये बातें आप लोगों ने यहाँ पे जरूर याद रखनी है कि इनकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज चाहे कहीं एनपीओ के अंदर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाली टर्म्स ना यूज कर लेना। जैसा कि मुझे पहले आपको बताया है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज के लिए ये टर्म्स हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, तो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए आपने ये टर्म्स यूज कर लेनी है। जैसा कि कहते हैं एनपीओ यूज डिफरेंट अकाउंटिंग एंड बिजनेस टर्मिनोलॉजीज फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हम लोग यूज करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो एनपीओ में हम इसका नाम लेंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट और लॉस वगैरह नहीं, इसका नाम क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कि हमने इसकी इनकम और इसके एक्सपेंसेस का हिसाब रखना होता है बस। और अगर इनकम ज्यादा हो जाए तो सरप्लस, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए तो डेफिसिट, लॉस नहीं। ओके, डेफिसिट। अब देखें, कहते हैं अगर नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग नेट प्रॉफिट हम किस टाइम अर्न करते हैं? जब हमारे पास अर्निंग ज्यादा, एक्सपेंसेस कम हो, तो नेट प्रॉफिट है। तो एनपीओ के अंदर आपने इसको कह देना एक्सेस ऑफ इनकम ओवर या फिर सरप्लस। और अगर आपके पास नेट लॉस होता है तो एनपीओ में आपने नेट लॉस को कहना है एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, तो लॉस हो जाना है आप लोगों को। और इसके लिए क्या टर्म यूज करनी है आप लोगों ने? डेफिसिट। क्लियर? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी 30 जून को पाकिस्तान का बजट अनाउंस होता रहता है तो बड़ी खुशी से आपको बताया जाता है कि हम लोगों ने डेफिसिट बजट अनाउंस किया है, हालांकि डूब मरने का मकाम है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी खुशी से बताया जाता है जनाब हमारा डेफिसिट बजट है। भाई कम करो अपने एक्सपेंसेस को, तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बैठे हुए हो? तो जब तुम्हें पता है हमारी 100 रुपए की इनकम है, तुम अपने 200 के एक्सपेंसेस क्यों कर रहे हो? तो अपने एक्सपेंसेस को कम करो। एक्सपेंसेस को कम नहीं करते, हालांकि बेस्ट वे होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के लिए कि भाई उन्होंने किसी भी कंपनी में जाना होता है ना, देखो यार तुम पता नहीं मुझसे चीजें खरीदो ना खरीदो, मैं कोशिश ये कर सकता हूं ना कि आपको अपनी गुड सेल करूं, फोर्स तो नहीं कर सकता ना, तो रेवेन्यू तो उस तरह जनरेट होगा, लेकिन मैं अपनी कॉस्ट को तो कम कर सकता हूं ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सबसे पहला काम कॉस्ट को कम करना होता है। और ये लोग क्या करते हैं? अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा देते हैं। जब देखते हो इतने सारे एक्सपेंसेस, बाद में क्या है, गरीब आवाम के ऊपर टैक्सेस की भरमार कर दो। और फिर भी कहते हैं हम लोगों ने डेफिसिट बजट अनाउंस किया है और हमें अपनी आवाम का बहुत गम है। फिर हमने मगरमच्छ के तो आंसू बस हम बहाने होते हैं, उससे हमारी पिक्चर बन जाती है कि बड़ा कोई गम गुसार बंदा हमें मिला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर वही काम है कि आप लोगों ने डेफिसिट बजट अनाउंस करना है।
अच्छा, फिर कहते हैं आप लोग यूज करते थे इक्विटी का वर्ड, इक्विटी जिसे आप शेयर कैपिटल एंड इक्विटी रिजर्व्स कहा करते थे। भाई यहां पर जो आपके पास होंगे ना, आपने इक्विटी नहीं कहना, इनको आप लोगों ने जाकर कहना है नेट एसेट्स। अब बेसिकली जो इक्विटी होती है ना, वो आपके नेट एसेट्स ही होते रहते हैं। जो आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन अपने पास पढ़ी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है आपके पास, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कैपिटल इज इक्वल टू, तो भाई अपने तमाम एसेट्स में से अगर लायबिलिटीज को माइनस कर दो तो उन्हें नेट एसेट्स कहा जाता है। तो नेट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, और कैपिटल का दूसरा नेम इक्विटी। ऑल राइट, तो कहते हैं कि आपने इसके लिए एनपीओ के लिए नेट एसेट्स का वर्ड यूज करना है, इक्विटी या कैपिटल नहीं। फिर क्या कहते हैं आगे, नेट एसेट्स या एक्यूमुलेटेड फंड, जैसे रिटेन अर्निंग्स आप लोग कहते थे, यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स नहीं कह देना, रिटेन अर्निंग्स तो डिस्ट्रीब्यूटेबल होती है ना। आपने यहां पर इसके लिए वर्ड यूज करना है एक्यूमुलेटेड फंड या एक्यूमुलेटेड सरप्लस या एक्यूमुलेटेड डेफिसिट या फंड बैलेंस। ये नाम जरूर याद रखें कि अगर भाई इक्विटी का बैलेंस आपके पास एनपीओ में पॉजिटिव है तो आप उसे एक्यूमुलेटेड सरप्लस, नेगेटिव है तो एक्यूमुलेटेड डेफिसिट, या आप उसे नेट एसेट्स, या आप उसे फंड्स बैलेंस, या फिर एक्यूमुलेटेड फंड का नाम दे सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब उसमें तो इक्विटी है ही नहीं, और यहां पर आप लोगों ने क्या नाम देना है इसको, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, क्यों जहां पे इक्विटी को नेट एसेट कह रहे हो तो चेंजेस इन इक्विटी को चेंजेस इन नेट एसेट कह दोगे। क्लियर? मतलब स्टेटमेंट सारी बनती है जो इससे पहले आप लोगों ने फाइंड की हुई है। फिर आ जाता है स्पेसिफिक रिजर्व, वो जो जर्नल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व आप लोगों ने पढ़े थे। तो यहां पर क्या आ जाते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व में रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस या ग्रांट हम लोगों ने देखनी है कि कुछ कंट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, कुछ अनरिस्ट्रिक्टेड होती हैं। तो जो रिस्ट्रिक्टेड होती है ना, उन्हें बाकियों से अलग रखा जाता है। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मतलब भाई मैं आप एक ऑर्गेनाइजेशन हैं और आप ना 3-4 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। आप गरीब लोगों के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देते हैं, लोगों के लिए फ्री मेडिकल की सहूलियात वगैरह मौजूद हैं, साथ में एक मस्जिद के ऊपर भी काम हो रहा है। ओके, मैंने आपको सपोज के कुछ फंड रेजिंग कर दी, मैंने आपको कुछ डोनेशंस दी। अब अगर वैसे मैं चुप करके आपको डोनेशंस दे दूं, मतलब आप अपनी एक्टिविटीज में से किसी के ऊपर भी अप्लाई कर दो, आपको जहां पर कम पैसा लगे आप वहां पे अप्लाई करो। आपको लग रहा है कि आज भी खाने के लिए पैसे नहीं है तो आप उससे फूड आइटम्स परचेज कर दो। आपको लग रहा है कि नहीं मेडिसिन आनी चाहिए, आप मेडिसिन परचेज कर लो। आपको लग रहा है कि नहीं मस्जिद का काम रुका हुआ है, ये स्टार्ट करवाते हैं, आप उसमें कर दो। तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड था। लेकिन मैं गुजर रहा था, मैंने देखा मस्जिद देर तामीर है, और वहां पर आके मैंने आपको सपोज 5,000 रुपया दे दिया, रिस्ट्रिक्टेड है कि भैया मस्जिद के ऊपर ही लगाना मेरा पैसा, ये किसी और काम में नहीं लगना चाहिए। फिर चाहे आप मुझे जितना बताएं कि वो भी तो बेहतरीन काम है, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, जब आपको पर्पस बता दिया जाए कि हमारी ये डोनेशंस, हमारी ये फंड्स इसी पर्पस के लिए यूज हो, तो आपने उसी पर्पस के लिए ही यूज करने हैं। तो जब तक उस पर्पस में ना यूज हो, वो आपके रिस्ट्रिक्टेड फंड्स में मौजूद रहेगा। ऑल राइट, फिर कहते हैं फी। हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फी का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसे कहा जाएगा सब्सक्रिप्शन। ओके, सब्सक्रिप्शन। और यहाँ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास ऑनरशिप या शेयर होल्डर्स होते हैं, जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम इसे मेंबर्स, ट्रस्टीज, स्पॉन्सर्स या डोनर्स कहते रहते हैं कि ये हमारी एनपीओ के ट्रस्टीज हैं, मतलब जो फंड रेजिंग करते हैं, जो पैसा दिया करते हैं, डोनर्स हैं, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्पॉन्सर्स हैं जो फंड रेजिंग करते हैं। ऑल राइट, आपने उनको शेयर होल्डर या ऑनर्स नहीं कहना। आई होप कि आपको ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी समझ आ चुकी है, ऐसे ही है। अच्छा, अब चलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर
not for profit organization, ASNPO, ASNPO, Accounting Standards for Not for Profit Organization. अब इसमें अगर आप लोग देखें तो कहते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान इशूड एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए भाई बाकी स्टैंडर्ड्स तो आपके पास मौजूद हैं अकाउंटिंग के, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड्स अलग से बना दिए गए कि भाई ये वो स्टैंडर्ड्स हैं, ये वो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं जो आप लोगों ने अप्लाई करनी है। Hereinafter refers to as ASNPO and as per the Securities and Exchange Commission of Pakistan's SECP directives, ASNPO is applicable to associations not for profit registered under the Companies Law, Companies Act 2017. ये मतलब हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। फिर आपके पास आता है ASNPO is applicable to NPOs registered under the Companies Law. It is compulsory for such NPOs to comply with requirements of ASNPO in addition to the requirements of applicable reporting framework, IFRS. भाई आपने वो अकाउंटिंग के रूल्स भी नहीं छोड़ने, उनको भी साथ साथ लेके चलना है, IFRS वगैरह जो आपके लोगों के पास मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ आपने ASNPOs को भी देखते रहना है। In case of any requirements of ASNPO is or are inconsistent, the requirements of IFRS shall prevail. क्या अगर कोई ऐसी चीज है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई IFRS के साथ और ASNPO, तो आप कहते हैं अगर ये इनकॉन्सिस्टेंट हो तो आपने IFRS की बात मान लेनी है, ये प्रिवेल कर जाएगा, राइट। NPO other than companies are also recommended to prepare financial statement in accordance with, भाई कंपनीज के लिए तो जरूरी है ही ना, लेकिन कहते हैं कि अगर कंपनीज के अलावा कोई ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है, या अगर आपके पास कोई ग्रुप वगैरह इस तरह का मौजूद है जो NPO की फॉर्म में है, तो वो भी ASNPO को फॉलो करेंगे। तो रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ASNPO के लिए, recognition is a process of including an item in the financial statement of an organization. The recognition criteria under ASNPO are as follows. The item has an appropriate basis of measurement and a reasonable estimate can be made of the amount involved, and for items involving obtaining economic benefits, assets वगैरह, it is probable that such benefits will be obtained, and for items involving giving up economic benefits जैसे कि liabilities वगैरह, it is probable that such benefits will be given up. अब देखिए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में आपको सबसे पहले बता रहा है कि अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ मेजरमेंट अमाउंट्स जो हम लोगों ने इन्वॉल्व करनी हो। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई फिक्स एसेट्स वगैरह के अंदर आप लोगों ने कहा था कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो फर्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह का है। दूसरा वो आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एसेट्स वगैरह हैं तो आपने देखने हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्टेन कब हो रहे हैं, ऐसे आइटम्स को के लिए रिकॉग्नाइज करो। फिर लायबिलिटीज की रिकॉग्निशन के लिए आपको बता रहा है। तो यहाँ पर देखें आपके पास आया these recognition criteria provide general guidance or when an item is recognized in the financial statement, professional judgment is required to consider the specific circumstances to identify whether any particular item is recognized or not. तो ये हमारे पास टोटल 5 चीजें हैं जिसके बारे में हम लोगों ने recognition criteria देखे हैं। सबसे पहले क्या चीज आ जाती है, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को हम लोगों ने कब रिकॉर्ड करना था, कहते हैं रेवेन्यू आर जर्नली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, हाँ जी बताएं, परफॉर्मेंस इज अचीव्ड एंड रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग मेजरमेंट एंड कलेक्टिबिलिटी ऑफ द कंसीडरेशन एग्जिस्ट। बेटा पहले भी यही बातें होती थी। देखिए भाई मैंने अपनी तरफ से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, मुझे पता था कि अगर मैं अपना ये एक लेक्चर डिलीवर कर दूं तो इस एक लेक्चर के वैसे सपोज कर रहे हैं हम लोग कि 2000 रुपीज मिल गए, ओके।
अब मुझे ये पता है कि 2000 रुपीज मिलने हैं, लेकिन अभी तक मैंने लेक्चर ही नहीं डिलीवर किया, क्या मैं अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा? हालांकि मेजरेबल है, अमाउंट का पता है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्यों? कहते हैं कि भाई जब आप लोग परफॉर्मेंस अचीव कर चुके हों, जब आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हों, जब आप गुड्स डिलीवर कर चुके हों, तब आपने देखना है कि अगर उसके अमाउंट भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, मुझसे कहा गया कि जनाब ये आप जाएं FAR 1 का एक लेक्चर पढ़ा दें, हम आपको कंपनसेट करेंगे। अब मैंने लेक्चर पढ़ा दिया, अमाउंट का पता ही नहीं है, मुझे मिलनी कितनी है, तो भी मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता जब तक के अमाउंट का ना पता चल जाए। तो ये दोनों कंडीशंस आप लोगों ने देखनी होगी। आई होप कि रेवेन्यू क्लियर है। फिर हमारे पास आ जाता है अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब देखिए, एक आपके पास आ रही है अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरी रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? अगर अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीओ डू नॉट नॉर्मली अराइज फ्रॉम द और द, इससे आप लोगों को कभी भी अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं मिलेगी। एंड कॉन्सिक्वेंटली परफॉर्मेंस अचीव्ड इज जनरली नॉट रेलिवेंट टू द रिकॉग्निशन ऑफ द unrestricted contribution. Such revenue are generally recognized when received or, तो उनको उसी टाइम पे रिकॉर्ड करना है जब वो रिसीव हो चुकी हों या रिसीव होने हो। उनके रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वहां पे होने। इनका सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं होता। जबकि अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास आ रही हैं तो कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन। देखो भाई, आपको याद होगा जैसे आप लोग डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर लेते थे, इनकम नहीं बनाते थे जब तक के वो एक्टिविटी परफॉर्म ना हो जाती, मतलब टाइम टू टाइम लेके चलते थे आप लोग, उससे पहले अपनी लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते थे उसको, ऐसे ही था ना। तो भाई कहता है कि अगर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस हैं तो आपने उसको रिकॉग्नाइज करना है उसकी नेचर ऑफ रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन, कि जब वो रिस्ट्रिक्शन कंप्लीट हो जाए उस टाइम पे जाके आपने उसको रिकॉर्ड करना है। क्लियर? रिसीविंग के टाइम पर आपने उसको अपनी इनकम क्रिएट नहीं करना। फिर कहते हैं गेन्स। गेन्स आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, जब आपको किसी किस्म का कोई गेन होता है उसी टाइम पे रिकॉर्ड। जैसे आप लोगों ने फिक्स एसेट को सेल किया, उसके ऊपर आपको गेन हो गया, कब रिकॉर्ड करोगे? जिस दिन फिक्स एसेट को सेल किया, जिस दिन वो गेन हमें हुआ है। फिर कहते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को कब रिकॉर्ड किया जाएगा? Expenses and losses are generally recognized when an expenditure or previously recognized asset does not have future economic benefits. Expenses are related to the period on the basis of transactions or events occurring in that period or by collecting or by allocations applying the matching concept. Allocation से क्या मुराद है कि भाई अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का जैसे बिल है और वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके बिजनेस के लिए भी है और आपकी फैक्ट्री के लिए भी है, तो आपको पता है कि जो फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का पार्ट बनता है, फैक्ट्री ओवरहेड। और जो आपके ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का पार्ट बनता है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तौर पर। तो आप अपने एक्सपेंसेस को एलोकेट नहीं करते, तो यहाँ पर भी एलोकेशन करनी है आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस की रिकॉर्डिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप लोग पहले किया करते हैं। ओके, फिर देखें, फिर आ जाते हैं रिकॉग्निशन हो गया। अब बात आती है मेजरमेंट के ऊपर। मेजरमेंट में अगर आप लोग देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ आर प्रिपेयर्ड प्राइमरीली यूजिंग द historical cost basis of measurement, whereby transaction and events are recognized in financial statement at the amount of cash or cash equivalent paid or received or the fair value ascribed to them when they took place. Financial statements are prepared with capital maintenance। कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ना है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर। कैपिटल मेंटेनेंस का मुकम्मल कॉन्सेप्ट आप वहां पे जाके पढ़ेंगे। कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड विद
capital maintenance measured in financial terms and with no adjustments being made for the effect on capital of the changes in the general purchasing power of the currency during the period. Funds accounting और इसके लिए accounting for ASNPO अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बताया कि फंड्स अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें शामिल हैं हमारे पास. अब फंड अकाउंटिंग comprises the collective accounting procedures relating to a self-balancing set of accounts for each fund established by legal, contractual or voluntary actions of an NPO. Elements of funds can include assets, liabilities, net assets, revenue, and expenses, and gains and losses when appropriate. Fund accounting involves an accounting segregation, although not necessarily a physical segregation of resources. कि फिजिकली चाहे आप उनको सेग्रीगेट ना करें, लेकिन आपने फंड अकाउंटिंग के अंदर उनकी अकाउंटिंग को सेग्रीगेट जरूर कर लेना है. नेट एसेट्स और फंड बैलेंस में बी इंटरनली और एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड. अच्छा, रिस्ट्रिक्शन जो होती है, एक तो इंटरनल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है और दूसरी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है. आपने दोनों रिस्ट्रिक्शंस को देखना है कि इंटरनली है या एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस है. Internally restricted net assets or funds balance are often referred to as reserves or appropriations. अब देखें भाई, मैं अपने प्रॉफिट्स में से, जैसे अगर मैं बात करूं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, आपको पता है हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई हुई थी कि अपने प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व को हम लोग चार्ज किया करेंगे इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड. ओके, ये इंटरनली रिस्ट्रिक्शन से कि अपने प्रॉफिट्स में से हम लोग जनरल रिजर्व्स को चार्ज किया करेंगे और हम फिर हर साल इस तरह से चार्ज किया करते हैं. इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस इस तरह से आपके पास आ गई. एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस, अगर कोई फंड आपको मिला है और उसने उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कंडीशन इंपोज कर दी है कि आपने ये फंड इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर. ओके, अच्छा जी, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन में आ जाना है वो. अब रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस आर स्टिपुलेशंस इम्पोज्ड, मतलब जो कंडीशंस वगैरह उसके ऊपर अब इम्पोज की जाती है, अप्लाई की जाती हैं, दैट स्पेसिफाई हाउ रिसोर्सेज मस्ट बी यूज. कि आपने इन रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करना है. जैसे कि IMF को कर्जा देता है तो आपसे पहले रीजन पूछता है, फिर कर्जा देकर वो आपसे कहता है कि भाई आपने ये कंडीशंस हैं जिनको जाके अप्लाई करना है. जैसे गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर भी कंडीशन मौजूद होती हैं हमारे पास, वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास मौजूद होती हैं कि हमने इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है. एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड द NPO, यूजुअली बाय द कंट्रीब्यूटर ऑफ द रिसोर्स. इंटरनल रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड इन अ फॉर्मल मैनर बाय द NPO. इट्स यूजुअली द resolutions of the board of director, council, board of trustees. ये हमारे पास इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस आती हैं. एन NPO that uses funds accounting in its financial statements should provide a brief description of the purpose of each fund reported. NPO ने तमाम फंड्स के बारे में गाइड करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. तो देयर आर कहते हैं टू मेथड्स ऑफ फंड अकाउंटिंग. पहला मेथड हमारे पास क्या है, डेफरल मेथड. फंड अकाउंटिंग का फर्स्ट मेथड हमारे पास है डेफरल मेथड. क्या, डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर. गुड. और दूसरा मेथड है रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, और कहता है ये नॉट एग्जामिनेबल है. क्या ही बात हो गई है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं. तो हम लोगों ने डेफरल मेथड को जाके डिस्कस करना है थ्योरी पोर्शन के बाद. डेफरल मेथड के साथ हम लोग फंड्स अकाउंटिंग यूजिंग डेफरल मेथड करेंगे, और फंड्स अकाउंटिंग रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के मुताबिक हम लोग नहीं कर रहे. यहाँ पर कहते हैं इन प्रैक्टिस मोस्ट कंपनीज यूज डेफरल मेथड. कहते हैं द फंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज. ये 3 किस्म के फंड्स हैं आपके पास. सबसे पहला फंड एंडाउमेंट फंड, दूसरा रिस्ट्रिक्टेड, तीसरा जर्नल फंड या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड.
अब इन तीनों में ना डिफरेंस को देखना है। अब क्या होता रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एनपीओ के फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि अगर आपसे वो ये ना कहे स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आपसे वो छोटी छोटी कुछ केस स्टडीज देता है और आपसे पूछता है विच टाइप ऑफ फंड इज इट, कि ये हमारे पास फंड्स की कौन कौन सी टाइप है हमने वो बतानी होती है। अब देखें तीन किस्म के फंड, इंडोमेंट फंड। अब इंडोमेंट फंड हमारे पास क्या है, is a self-balancing set of accounts which reports the accumulation of endowment contributions. Only endowment contributions and investment income, subject to restrictions stipulating that it is added to the principal amount of the endowment fund, would be reported as revenue of the endowment fund. Allocation of resources to the endowment fund that results from the imposition of internal restrictions are recorded as inter-funds transfer. कुछ भी नहीं समझ आया। endowment fund होता क्या है? बेसिकली endowment fund क्या है? आपको पता है कि आई कैप की तरफ से भी endowment स्कॉलरशिप मौजूद है स्टूडेंट्स के लिए। endowment फंड क्या होता है कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैंने 10 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करवा आपसे या किसी भी बिजनेस में मैंने लगा दिया, ओके, और मैंने ये कहा है कि भाई ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, ये एनपीओ इसको यूज कर सकती है, ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। अब क्या है, मैंने कहा है कि भाई मेरे 10 लाख को ना छेड़ना, उसके ऊपर बुरी नजर नहीं रखनी, इस 10 लाख रुपए के ऊपर जो बेनिफिट आएगा वो तुम्हारा है। मतलब मैंने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है और उसके ऊपर मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10 लाख का 10% इंटरेस्ट 1 लाख रुपीज मुझे मिल गया। मैंने कहा है कि भाई वो 1 लाख रुपीज यूज कर लो, ये इंडोमेंट फंड है कि प्रिंसिपल सेम रहेगा, प्रिंसिपल में से यूटिलाइजेशन नहीं करनी, प्रिंसिपल के ऊपर जो बेनिफिट मिलना है वो बेनिफिट आपका रेवेन्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका रेवेन्यू नहीं है। गॉट इट? ये सब कुछ लिखा हुआ था इसके ऊपर। ओके हो गई यह बात, इंडोमेंट फंड क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड्स की तरफ। कहते रिस्ट्रिक्टेड फंड इज अ सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट्स द एलिमेंट्स ऑफ व्हिच आर restricted or relate to the use of restricted resources. Only restricted contributions other than endowment contribution. अब इसके अंदर वो endowment contribution नहीं आ रही, उसके अलावा अगर किसी किस्म की कोई restrictions हैं and other externally restricted revenue would be reported as revenue in a restricted fund. Allocation of resources that result from the imposition of internal restrictions are recorded as inter-fund transfer to the restricted funds. अब restricted fund में क्या है कि भाई कोई भी आपने किसी किस्म का कोई फंड मिला, उस फंड के यूजेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है कि ये फंड इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो उस रिस्ट्रिक्टेड फंड को आप लोगों ने अलग से जाके क्लासिफाई करना है और उसकी रिस्ट्रिक्शंस के मुताबिक ही उसको यूटिलाइज करना है आप लोगों ने। फिर अगर जर्नल फंड है जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो जर्नल फंड इज अ सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट्स व्हिच रिपोर्ट्स ऑल अनरिस्ट्रिक्टेड revenues and restricted contribution for which no corresponding restricted fund is presented. The fund balance represents net assets that are not subject to externally imposed, तो ऐसे तमाम फंड जो एक्सटर्नली इम्पोज रिस्ट्रिक्शन से बालातर हों वो सारे के सारे जर्नल फंड्स या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का पार्ट बन जाते हैं। ये तीनों बातें समझ आई हैं। अब इनको मजीद समझने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। कहते हैं ये आपके पास 3 एग्जाम्पल्स हैं और इन तीनों के लिए आपने बताना है कि ये आपके पास कौन कौन से हैं। देखो अब यहाँ से प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल्स है ना, हमें इजीली पता चल जाएगी कौन सी जर्नल है,
कौन सी इंडोमेंट है और कौन सी रिस्ट्रिक्टेड है। अब यहाँ पे देखें, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द अबव फंड्स, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं ICAM में इसी तरह का ही, कि कुछ सिनेरियो हो और आपसे पूछे जाएं ये कौन से फंड्स हैं। फिर देखें, फर्स्ट वाले को नजर अच्छे तरीके से पढ़ो। तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देखें, ये देखें, अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटेंट्स, और फिर उसने बता दिया कि भाई NPO है आपके पास। जरा बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल को ठीक से अंडरस्टैंड करना है और फिर डिसीजन पर पहुंचना है। एवन कि यही चीज MCQs में भी आ सकती है कि एक सिनेरियो दे, नीचे लिख दे, ऑप्शन ए में एंडोमेंट फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, इस किस्म की कोई बात करते हैं। कहते हैं सेट अप अ फंड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ डिजर्विंग स्टूडेंट्स। अब उसने साथ में पर्पस भी बता दिया। कहते हैं फॉर दिस पर्पस रुपीज 100 million have been allocated। अब देखो, अब यहाँ पे ऐसा पता चला जैसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए 100 मिलियन फंड रेजिंग हो गया। क्लियर। फिर क्या कहता है, दैट विल बी इन्वेस्टेड एंड 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इनकम। ये वो बात थी जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई रिस्ट्रिक्टेड फंड नहीं है ये इंडोमेंट फंड है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि भाई जो मुझे इस फंड्स के ऊपर इनकम होगी उस इनकम का 80% तुम्हारा है। क्लियर। मेरा फंड्स 100 मिलियन का तुम्हारा नहीं है। उसने सिर्फ उसके बेनिफिट्स की बात की है। तो कहते हैं शैल बी यूज्ड फॉर स्टूडेंट्स एंड 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम शैल बी एडेड टू फंड इन्वेस्टमेंट। मैं फर्स्ट टाइम इसके ऊपर हो गया ना 10 का बेनिफिट। कहता है 8 का तुम यूज कर लेना, 2 का दोबारा से इसी में ही इन्वेस्ट कर देना, 1 और 2, फिर इसी तरह से करते रहना। क्यों? अगर वैसा नहीं करता तो करेंसी की डिवैल्यूएशन की वजह से 5 साल के बाद उसका 100 मिलियन नहीं रहेगा। तो उसने अपने फंड्स को भी थोड़ा सा बचाना होता है। क्लियर। अच्छा, फिर कहता है द फंड इन्वेस्टमेंट्स shall not be available for use by the NPO for its operation, and the NPO shall preserve the principal amount of funds। देखो कि प्रिंसिपल अमाउंट को वो यूज नहीं कर सकती, हाँ उसकी इनकम को जरूर यूज कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में अब अगर इंडोमेंट फंड की डेफिनेशन देखें, इंडोमेंट फंड सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अमाउंट्स which reports the accumulation of endowment contribution, only endowment contributions and investment income subject to restrictions, stipulation that it is added to the principal amount। तो देखो 20% ऐड कर रहे थे ना प्रिंसिपल अमाउंट में, और 80% हम लोग उसकी इनकम का यूज कर रहे थे। ऑफ द endowment would be represent as revenue of the endowment fund। ऑल राइट, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंडोमेंट फंड, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन को अगर आप लोग देखें, कहते हैं a healthcare NPO has raised money, though special marketing driven in which overseas contributors deposited $100 each in its Seva Life Fund account। The contributions shall be used for the NPO's routine operations, which focuses on providing life-saving drugs to patients who cannot afford the। अब बेटा मेरे पास जो NPO वो है ही हेल्थ केयर NPO, तो उसका तो पर्पस ही लाइफ सेविंग है। उसके लिए उसने फंड्स रेजिंग कर दी और उसको फंड्स मिल भी गए, और उसमें वो अपने रूटीन के ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकती है। तो कोई रिस्ट्रिक्शंस इंडोमेंट के वैसे भी नहीं है। तो ये जर्नल फंड है, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है ये आपके पास। क्लासिफाई कर लेंगे ना इसीलिए। नेक्स्ट सी पार्ट में अगर आप लोग देखें, एन एजुकेशनल NPO has set up fund for development of new school in nearby rural area। The fundraising drive has been successfully as many people have contributed for the cause। The fundraising clearly stated that the funds so raised shall only be used for, यहाँ पे ट्विस्ट आया है,
कंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेशंस ऑफ, मतलब नॉर्मल जो आप लोगों के रूटीन ऑपरेशंस हैं उनमें ना यूज करना। वे कहते हैं कि न्यू स्कूल्स की जो कहते हैं ओनली बाय यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशंस ऑफ स्कूल एट दैट स्पेसिफिक लोकेशन। अब भाई वैसे हमारे पास वो जो एनपीओ थी, एजुकेशनल एनपीओ थी, स्कूल की बिल्डिंग्स बनाना ही उनका काम था। वो स्कूल की बिल्डिंग पता नहीं कहाँ रूरल एरियाज में बना फिर रहे थे, लेकिन हमने उनको पैसा दिया। मैंने उनसे कहा कि भाई ये पैसे आपने जो मेरे गांव में स्कूल बना रहे हो ना उसके ऊपर जाके लगाना। अब लोकेशन को भी स्पेसिफिक कर दिया। अब ये रिस्ट्रिक्टेड फंड्स में आते हैं कि ये पैसा कहीं और अगर किसी और लोकेशन के ऊपर हम स्कूल बना रहे हैं वहां पे नहीं यूज करना, ये इसी के पर्पस के लिए है। तो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड फंड्स की डेफिनेशन में फॉल कर जाता है। और क्लियर? अब इन तीनों फंड्स की टाइप में किसी को कोई इशू? अच्छा, थ्योरी बेस्ड हमारे लिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस वजह से हमने फोकस किया कि एनपीओ की अकाउंटिंग करने से पहले, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने से पहले हमें इन तमाम रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, फंड्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।